रिकॉर्ड की है। आप तमाम के पास नोटबुक्स होनी चाहिए, बुक्स भी होनी चाहिए। आप तमाम की तमाम डिस्कशन जो है, तमाम की तमाम बातें जो हैं, सारी की सारी बातों को रखो। सारी की सारी बातें जो हैं, उन सारी बातों को बेटे आपने नोट करना है। क्या करना है? एक एक चीज को आपने लिख लेना है। एक एक चीज को आपने लिखना है। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा कि बेटे ये कुछ अर्सा पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, तो इसमें शायद कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होंगी जो कि पुरानी होंगी। उसको साथ में आपके साथ रिव्यू करता जाऊंगा। ठीक हो गया? क्या कल के लेक्चर के मुतालिक या प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक अगर आपको कुछ सवाल है तो पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ, देन हम इस लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। एंड में बड़े हमने जी अब्दुल बताएं। जी सर, मेरे एक क्वेश्चन है। फॉर इंस्टेंस हम एक चीज़ की कॉजेज वगैरह लिखते हैं और सोल्यूशंस लिखने पे जब आते हैं, तो अगर हम कोई ऐसा सोल्यूशन देते हैं जो ऑलरेडी मतलब वो चल रहा हो, मतलब जिस तरह सर वो अगर हमने लिख लिया कि टीचर के पास लाइसेंसेस होना चाहिए पढ़ाने के लिए, तो हम ये सोल्यूशन देते हैं लेकिन वो सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, तो वो सर गलत होगा या वो तो कैसे? सजेशन होती ही नहीं है, वो तो होती ही नहीं है। पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि टीचर के लिए लाइसेंस कोई रिक्वायर्ड है पहले। नहीं सर, मतलब अगर हम इस तरह की वो अपने सजेशन देना चाहते हैं ना सर, तो ये दे सकते हो। बड़े लेकिन देखो अगर वो सर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो इस तरह की चीज, तो फिर जिस तो तरह सजेशन हुई नहीं ना। वो फिर तो सजेशन ही ना हुई। सजेशन तो वो होती हैं जो करनी चाहिए, जो पहले गैप है, जो पहले मौजूद नहीं है, अब आप करेंगे। अच्छा सर मतलब उसमें अगर ये सर उसमें वन ये लिख सकते हैं कि लार्जर स्केल पे उसको देखे आए अगर वो। एक चीज तो ऑलरेडी लार्जर स्केल पे हो रही है, तो फिर सर वो तो अच्छा ऑब्वियसली नहीं होगी सर। सो जो चीज बड़े इम्प्लीमेंट हो जाती है उसको नहीं, सजेशन होती ही वो है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उस चीज का नहीं लिख नॉलेज सकते वाले कोई उसको, ना हो नहीं लिख तो सकते। वो गलत हो जाएगा। जी। ठीक हो गया सर। अच्छा बड़े, अब हम ये लेक्चर शुरू करने लगे हैं। मैंने कहा कि इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके बहुत से कंसेप्ट्स को क्लियर कर देगा। अगर वॉइस का कभी इश्यू आए तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सर वॉइस का इश्यू आ रहा है। ठीक हो गया? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। रिगार्डिंग है उसको रिव्यू करें आफ्टर 4 ईयर और 5 ईयर्स। चर्चिल ने भी इसको डिफाइन किया है। उसने इसको क्या डिफाइन किया है? उन्होंने कहा टिल डेट many form of government have been tried and will be tried in this world of sin and void, but no one pretend that democracy is the perfect or all wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government, except for all those form of other government which has not been tried for time to time yet. इस तमाम को अगर मैं समराइज करूं तो ये कहता है कि ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये उन तमाम हुकूमतों से, तर्ज हुकूमत से बेस्ट हुकूमत है जो आज तक अप्लाई की गई है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी ऐसी तर्ज हुकूमत आ जाए जो इससे बेहतर हो। वो कहते हैं जितनी आज तक आजमाई गई हैं, जो आजमाई गई हैं उनमें से जो बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, दिस इज डेमोक्रेसी। अच्छा हम सबसे पहले एक चीज पे एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस क्या करते हैं कि अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं, दैट वी हैव अप्रोक्सीमेटली 192 टू 197 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। आपने अक्सर एक चीज नोट की होगी, इन तमाम ममालिक में कुछ में डेमोक्रेसी और कुछ में डेमोक्रेसी नहीं है, किंगशिप है, कुछ के अंदर डिक्टेटरशिप है। बट जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है उसमें फर्दर दो सिस्टम है डेमोक्रेसी के। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या होती है कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी कैबिनेट होती है उसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है।
और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है हम उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है जिसके अंदर जो एग्जेक्टिव पावर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट है उसके पास होती है। मैं थोड़ा सा ये प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा। जैसे ये नोट करना है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है उसमें टू डिफरेंट इलेक्शन होते हैं, उसमें दो डिफरेंट इलेक्शन होते हैं। देखें ना यहाँ पे ये पहला जो टेबल बना हुआ है ये लेफ्ट पे अगर आप टेबल इसको देखते हैं तो जैसे वो कहता है कि दो इलेक्शन होते हैं। देखें पैरेलल दो इलेक्शन हो रहे हैं, एक लेजिस्लेचर हो रहा है जिसको आप नेशनल असेंबलीज और दूसरा प्रेसिडेंट का तो अब फर्क क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है लेजिस्लेचर का अलग इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का अलग होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है उसके अंदर एक ही इलेक्शन होगा। तो वही लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे और वही लोग जो हैं वो कैबिनेट में मेंबर होंगे और वही लोग उनमें से एक लोग जो उस कैबिनेट को हेड करेगा और जो जो शख्स उसको हेड करेगा वो लोग होंगे। इनका एक ही काम है जैसे इनका काम ये है कि इन्होंने कानून बनाना है, कानून साजी करनी है। इसके बाद दूसरी उसने अगर कुछ कांग्रेस अपने इलेक्शन से आती है। अब कैसे इन्होंने एक दूसरे पे चेक रखा है आपको पता है, कांग्रेस कोई भी कानून बना सकती है लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उनके किसी भी कानून को कलअदम कर दे। कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट इलेक्ट नहीं करती लेकिन वो उसको हटा सकती है। चेक कैसे हुआ कि वो उनकी कानून साजी को खत्म कर सकता है और कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट कर सकती है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट जुडिशरी, आपको पता है जजेस जो हैं जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें हटा नहीं सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो कोई भी ऑर्डर जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट की ये अथॉरिटी है कि उसके किसी भी ऑर्डर को कलअदम कर दे। आप देखते हैं कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी
डियर फ्रेंड, कांग्रेस जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं करती, लेकिन जजों की कंफर्मेशन जो है वो कांग्रेस के पास है। लेकिन जो जो कांग्रेस को कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उनके किसी भी कानून को कलअदम कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डियर स्टूडेंट, ये जो सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। उससे क्या होता है, उससे जुडिशियल एक्टिविज्म आना शुरू हो जाता है। कैसे? मैं आपको सबसे पहले मिसाल देता हूं। मैंने कहा 3 इदारे हैं, लेजिस्लेचर जिसको आप कांग्रेस कहते हैं, हमारे यहां उसे हम 2 हिस्से हैं, नीचे नीचे जो है उसे हम कौमी असेंबली बोलते हैं, ऊपर वाले को हम सेनेट बोलते हैं। लेकिन इस दोनों के लिए हम लफ्ज पार्लियामेंट यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इसके लिए कांग्रेस का लफ्ज यूज होता है। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि वही लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, एग्जेक्टिव के अंदर भी वही बैठे हुए होते हैं, कोई नया बंदा नहीं होता। इस वजह से वो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। जब वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो उससे बैड गवर्नेंस आना शुरू हो जाती है। मैं इसकी बेस्ट मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, वो प्राइम मिनिस्टर भी हूं, तो मुझे बताएं, क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही हो, नवाज शरीफ एक कानून साजी करे या वो एक ऑर्डर दे, तो क्या उसकी हमारी जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियन नून लीग के बैठे हुए होंगे, क्या वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट जा सकते हैं? वो कभी भी नहीं जा सकते। आपको पता है हमारे कानून के अंदर एक आर्टिकल 62 और 63 है, उसको अमेंडमेंट की गई थी, लेकिन हमारी तमाम की तमाम पार्लियामेंट क्यों की गई थी? क्योंकि उसने फेवर देनी थी हमारे पार्लियामेंट के जो पार्टीज है उनके हेड्स को, लेकिन किसी ने भी पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन डियर फ्रेंड, ऐसे ममालिक जैसे कि बरतानिया है, बरतानिया के अंदर आपको इस चीज का पता होगा कि कभी कभार ये भी होता है कि उनकी जो कैबिनेट है उसका कुछ डिसीजन होता है, लेकिन उसके पार्टी के लोग जो होते हैं वो उसके कैबिनेट डिसीजन के साथ नहीं खड़े होते। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये चेक एंड बैलेंस बहुत वीक होता है, और जब भी ये चेक एंड बैलेंस वीक होगा उससे इदारे जो है उनका तसादम शुरू हो जाएगा, जिसको आप एक्टिविज्म कहते हैं, एक्टिविज्म शुरू हो जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट और जो कैबिनेट है या प्राइम मिनिस्टर या एग्जेक्टिव है, जैसा वो तमाम के तमाम एक पेज पे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट अपने वोट इलेक्शन जीत के आता है, पार्लियामेंटेरियन अपना इलेक्शन जीत के आते हैं। पार्लियामेंटेरियन जो होंगे ना, उनका डियर फ्रेंड कैबिनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनको डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स नहीं मिलेंगी, तो उनका एक ही फोकस, जिससे वो करप्शन नहीं कर सकेंगे, और उनका एक ही फोकस होगा कि कानून साजी बनाए। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर डियर फ्रेंड वो मिनिस्टर भी बनते हैं, उन्हें डेवलपमेंट स्कीम्स के पैसे भी मिलते हैं, वो मुख्तलिफ इदारों को डिक्टेट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रियल स्पिरिट या रियल फंक्शन है कानून साजी, वो कानून साजी नहीं करते। दे आर इंटरेस्टेड इन अदर देन दिस वन। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। जैसा मैं अब ये जरा आपने इस चीज पे नोट करना है कि दुनिया के चंद एक ममालिक ऐसे हैं, यहां पे दुनिया के बहुत से ममालिक डिफरेंट ऐसे हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि यहां पे आपको भी पता है कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ये डेमोक्रेसी जो है दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बट फॉर मेनी कंट्रीज दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एज वेल। कि दुनिया के चंद एक ममालिक में दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, लेकिन लाइक पाकिस्तान दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एज वेल। अब उसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है, पाकिस्तान ने डिक्टेटरशिप में तरक्की की है, ना कि पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी के अंदर तरक्की की है। अब जीडीपी ग्रोथ देख लें, उसके और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट देख लें। चले तमाम बातों को अगर मैं छोड़ दूं, मैं अगर सिर्फ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर लूं, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की गई है वो आपको पता है कि अयूब खान के दौर में की गई है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो अयूब खान के दौर में की गई है। ये क्यों है? अब आपने चंद एक चीजों पर गौर करना है। अब पता है एक क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी इज कल्चर रादर देन प्रोसेस। कल्चर क्या है? प्री रिक्वायरमेंट। प्रोसेस क्या है? मैं थोड़ा सा कल्चर और प्रोसेस को आपको डिफाइन करता हूं। कल्चर ये है, हम सपोज करते हैं कि सेम कल्चर मीन इन्वायरमेंट।
सपोज करते हैं मेरे पास पानी के गिलास है, यस सर, मैं इसी गिलास से बार बार पानी लेके इसका अगर केमिकल टेस्ट करवाऊंगा तो मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने कल्चर चेंज नहीं किया। मैं इस पानी को बाहर फेंका हूं, इसकी जगह नया पानी ले आऊं एक नई बोतल से, अगर इसका मैं केमिकल टेस्ट करवाऊंगा तो इसका रिजल्ट और आएगा। प्रोसेस क्या है कि मैं इसी पानी का बार 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 टेस्ट कराता हूं। वो कहते हैं, बहुत से लोगों की ये डिबेट है, कुछ कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज प्रोसेस। वो कहते हैं यार इन्हीं लोगों के साथ बार बार इलेक्शन कराते जाओगे ना तो जाके एक लेवल पे एवोल्यूशन होगा और लोगों के अंदर ना ये इसके रिजल्ट बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे कहते हैं, वो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं बेहतर होंगे। क्यों नहीं बेहतर होंगे? क्योंकि यार वही लोगों का बार बार इलेक्शन करवा रहे होगा, आपने उनकी मेंटल अप्रोच तो चेंज नहीं की, आपने उन्हें पढ़ाया नहीं है, आपने उन्हें कोई रूल्स नहीं दिए, आपने उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए। वो कहते हैं आप कल्चर चेंज करो। कल्चर कहते हैं एनवायरमेंट को। कैसे कल्चर चेंज करो? वो कहते हैं यार इन्हें पढ़ा लिखा दो, इन्हें अपने राइट्स का बता दो। वो कहते हैं देयरफॉर दिस इज कल्चर। कहते हैं जब आप कल्चर चेंज करोगे ना तो रिजल्ट चेंज होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप देखें शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर वोटर ट्रेंड और होता है। वहां एक ही फैमिली के 4 लोग हैं तो चारों चारों का वोट जो होगा डिवाइडेड होगा। लेकिन देहातों में ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे उतना शऊरी सतह इतनी बहुत ज्यादा नहीं है जितनी कि शहरों के अंदर ज्यादा है। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर चंद एक रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेंगी तो दिस वुड बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अगर ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, यकीन जाने तो दिस वुड बी द वर्स्ट ऑफ, दिस वुड बी द कर्स ऑफ अल्लाह अलमैती। मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा, आपने उनको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना है, आपने उनकी रैंकिंग करनी है। मैं हर एक, देयर इज 8 रिक्वायरमेंट, 8 रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की। वो कहता है जब ये एग्जिस्ट करेंगी तो तब डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करेगी। आप इसे कल्चर भी कह सकते हैं, आप इसे प्री रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। मिनिमम इसका 0 स्कोर है और मैक्सिमम इसका 10 स्कोर है हर पॉइंट के। एंड पे हम इसका टोटल स्कोर 80 है तो एंड पे हम निकालेंगे तो हमारा कितना स्कोर निकला है। बट ये सन वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल शुड बी हाईली एजुकेटेड। जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो यहां पे मेरा एजुकेशन का ये मतलब है कि लोग जो हैं उनकी शऊरी सत्ता जो है, उनका शऊर जो है वो उसकी सत्ता बहुत ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। कि मतलब ये है कि वो राइट और रॉन्ग के दरमियान में फैसला कर सके। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट इज ओनली 60%। और लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूं, अगर मैं शऊर की बात करूं, मैं एजुकेशन की बात करूं तो शायद एजुकेशन का जो रेट होगा ना पाकिस्तान में, दैट वुड बी लेस देन 30%। आज भी इलेक्शन डे वाले दिन आप चले जाएं, आप लोगों से पूछें कि आप किसको वोट दे रहे हैं, यकीन जाने लोगों को यह नहीं पता होगा वो किसको वोट दे रहे हैं, किस वजह से वोट दे रहे हैं। आप उनसे पूछें कि आपके वोट की क्या अहमियत होगी। 90% लोग वो होंगे जिन्हें इस चीज का पता ही नहीं होगा कि उनके वोट की अहमियत क्या है, वो वोट किसके कहने पे दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले इलेक्शन के अंदर, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन में वैसे ही गया इलेक्शन वाली जगह पे, मैं एक औरत से पूछा कि मैंने कहा अम्मा किसको वोट देना है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पोते को पता है। पोते की उम्र 6 साल थी। मैंने उससे पूछा किसको वोट देना है? उसने कहा जी बल्ले वाले को। क्यों देना है? वो भी क्रिकेट खेलता है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो देख लेना उस क्रिकेट का आज क्या हाल हुआ है। जैसे पाकिस्तान के अंदर 80%, वो कहते हैं डेमोक्रेसी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पीपल शुड बी हाईली एजुकेटेड। वो सही और गलत के दरमियान में फैसला कर सके। आपने जरा इसकी मार्किंग करनी है, नंबर देने हैं, फिर मैं कंपैरिजन इसकी करूंगा इंडिया और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि देयर शुड बी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कि वो पार्टीज होनी चाहिए जिनकी रिप्रेजेंटेशन पूरे मुल्क में हो। अब इंडिया की बात कर लें, आप बरतानिया की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें। अमेरिका के अंदर तो वैसे भी टू पार्टी सिस्टम है, इंडिया की भी 2 मेजर पार्टीज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वी हैव रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो पिछले साल ऐसे आया था ना पोलराइज पॉलिटिक्स, पोलराइज का मतलब है डिवाइडेड, और पोलराइज को वो कह रहा था रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। पोलराइज्ड, डिवाइडेड, वो कहता है पोलराइज पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर पार्टी अपने रीजन की पॉलिटिक्स कर रही है। इसकी मिसाल ले लेते हैं ना। सबसे पहले मैं MQM की बात करूंगा। देखे ना उनका वोट बैंक, वो कभी कराची हैदराबाद सखर के अलावा जीते हैं,
वो बात ही मुहाजिरिज्म की करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी वक्त नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन वो सिर्फ सिंध तक महदूद है। अगर मैं मौलाना फजल रहमान की बात करूं तो शायद वो साउथ ऑफ केपीके और नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। एएनपी की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल केपीके के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो पंजाब के सेंटर की बात करते हैं, उनकी साउथ के अंदर उतनी ज्यादा उनकी उनकी उतनी ज्यादा लाइकिंग नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क डेमोक्रेसी में कामयाब होते हैं यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हों, यहाँ के पार्टी के अंदर तमाम के तमाम रीजन के लोग हों। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफा, ये पीपल्स पार्टी किसी दफा हुआ करती थी, ये रीजनल से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई है। देखे ना, केपीके में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो अगेन हुकूमत के पार्टनर हैं, और सिंध से भी उनकी बहुत ज्यादा सीट्स हैं, स्पेशली कराची वगैरह से। तीसरी बात, ये सबसे अहम बात मेरे ख्याल में ये है, देयर शुड बी द पार्टी इलेक्शन, कि पार्टी का इलेक्शन होना चाहिए। एक चाय वाले का बेटा जो है वो भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सके। क्या आप कहते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पार्टी इलेक्शन जो है एग्जिस्ट करता है? जैसे जिस पार्टी के अंदर ये इलेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, कि हमें सुबह पता चलता है कि जी पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ, इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुंतखब कर लिया गया है। बट ये हमें सुबह पता चलता है कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पार्टी के हेड बन गए हैं। भुट्टो साहब तो आज भी जिंदा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। देखे ना, इंसान की नस्ल बाप पे चलती है ना कि मां पे, तो हमने तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बिलावल साहब भी भुट्टो बन गए। वो तमाम वो लोग हमारे कौन है, मीन के हमारे चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, यही पार्टीज के हेड, जब वो एक अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते, जहां ग्रास रूट लेवल से लोग उठ के ऊपर नहीं आ सकते, तो फिर तो ये मेरा ख्याल दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ किंगशिप। इंडिया के अंदर जैसे पार्टी इलेक्शन होते हैं, देख ले, वहां इवन उनकी जो कांग्रेस है, वो देखो कांग्रेस क्यों हार गई है, क्योंकि वहां पे एक ही फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स कर रही थी। तीसरी बात, इंडिपेंडेंट इलेक्शन, इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। देखो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे आज तक भी जितने इलेक्शन हुए हैं, ये उसको कंडक्ट करवाते हैं, ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इनके पास है। तो आज तक एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है जिसको आप फेयर इलेक्शन कहे। मीन के कम से कम आप और मैं कह भी दें तो फेयर इलेक्शन तो वो होता है जिसको तमाम की तमाम पार्टीज जो है वो एक्सेप्ट करें। इंडिया के अंदर आपने पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था, आपने सबसे पहले देखा था कि जब ये नरेंद्र मोदी जीती थी इसकी पार्टी, तो इनको सबसे पहले जो मुबारकबाद थी वो राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तो आज भी एम्पावर्ड नहीं है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन है इतना ज्यादा एम्पावर्ड है कि उन्होंने 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जो उस वक्त पीक पे थी उसको नाअहल करार दिया था। जैसे उसके बाद देयर शुड बी फ्रीक्वेंट इलेक्शन के तमाम स्टेजेस पे। हमारे यहाँ तमाम 3 स्टेजेस है, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल बॉडीज। आपको पता है तमाम स्टेजेस पे इलेक्शन होने चाहिए और पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। आज तक पाकिस्तान में जैसे कभी भी इन डेमोक्रेसी के अंदर ये कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ, ये हमेशा डिक्टेटरशिप ने करवाया। सिर्फ पिछला इलेक्शन इन्हीं ने करवाया था, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं उस इलेक्शंस को, क्या वो पावर ट्रांसफर हुई है? आपको पता है एक पावर होती है फेडरल टू प्रोविंसेस और एक होती है प्रोविंसेस टू सूबे, सॉरी प्रोविंसेस टू डिस्ट्रिक्ट। क्या डिस्ट्रिक्ट तक आज तक वो पावर शिफ्ट हुई है? इसी तरीके से एक है एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो होता है फेडरल और सूबों के दरमियान रिसोर्सेज की डिवीजन। इसी तरीके से एक को हम कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है लेकिन वो मिसिंग है। चंद दिनों पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ये इस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है ये उसको भी इंपावर्ड करेंगे। इसके बाद है रियल अपोजिशन।
क्या हमारे यहाँ कोई अपोजिशन नाम की कोई चीज है? या अपोजिशन जो होती है वो हमेशा काम करती है। क्या काम करती है? फॉर एग्जाम्पल, एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा शैडो कैबिनेट का। ये ब्रिटेन के अंदर है, बर्तानिया के अंदर, तो जो भी उनके अपोजिशन में होती है वो अपनी एक कैबिनेट बनाते हैं, और उस कैबिनेट का काम होता है, मसलन अपोजिशन का भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसका काम होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री पे नजर रखना, उनकी वीकनेस को हाईलाइट करना, और अपना होमवर्क करना कि अगली दफा जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम इसको ऐसे 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 सही करेंगे। रियल इश्यूज पे बात करना। और हमारी अपोजिशन वो है कि आपने देख रहे हैं, जब शुरू में कोरोना आया था तो चाइना से पाकिस्तानी लोग, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम वापस स्टूडेंट्स को नहीं बुलाएंगे, तो अपोजिशन डेली कह रही थी कि आपने हमारे बच्चों को वहां पे मरने पे छोड़ दिया है। और जब लोगों का आना शुरू हुआ तो कह रहे थे कि इनको रोकें क्योंकि इनसे हमारे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। ये अपोजिशन होती है। डेफिनेट अपोजिशन वो होती है कि जो अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई कहे, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ना करे। डेफिनेट एक्टिव सिविल सोसाइटी, कि सिविल सोसाइटी ऐसी एक्टिव होनी चाहिए जैसे कि आपने 2017 के अंदर तुर्की में देखा था, वहां तमाम के तमाम लोग जो थे वो टैंकों के सामने लेट गए थे। आज भी पाकिस्तान में मार्शल आ जाए तो मेरा ख्याल है लोग मिठाइयां ज्यादा बांटेंगे। क्यों? क्योंकि इस अपोजिशन ने लोगों की लाइफ के लिए कुछ भी नहीं किया है। देखो तुर्की के अंदर लोग क्यों अपनी जिंदगी को एक एक खतरनाक मोड़ तक ले गए थे, क्योंकि अगर वहां पे भी आपने कहा देखे ना 2000 तक 2000 तक वहां पे भी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी थी। अगर 2000 का आप तुर्की देखें तो उसमें एक कंसेप्ट, एक वर्ड होता था, सिक मैन ऑफ यूरोप। आज कभी सुना है सिक मैन ऑफ यूरोप? उनके एक लीरा जो था, उनके सॉरी $1 के इक्वल मोर देन 100 लीराज हुआ करते थे, और आज वो गलबन 35 पे आ गए। उनकी पॉपुलेशन का 30% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे थे, गलबन वो अब 2-3 पे आ गए हैं। उनकी इकोनॉमी जो था ना टॉप 50 कंट्रीज में थी, तो 50 के भी बाद तो वो उनकी इकोनॉमी जो है ना वो टॉप 10 कंट्रीज में आ गई है, 9th नंबर पे आ गई है। लोग तैयब उर्दगान के लिए नहीं खड़े हुए, जैसे लोग अपने लाइफ स्टैंडर्ड के लिए खड़े हुए। इस्तांबुल, जिसको डर्टीएस्ट सिटीज ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, जैसे आप वो सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। और सबसे ज्यादा इस चीज को भी देखें, देखो वो मीडिया पे अपना क्या इमेज दे रहे हैं। ये खास तौर पे ये मौजूदा जो ड्रामा चल रहा है अर्तखल, देखे ना, दिस इज अगेन, वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं। और इस सिर्फ इस ड्रामे से देखे ना, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मुफ्त में ड्रामा दिया है, और पीटीवी इससे अरबों रुपया कमा रहा है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं है। जैसे यहाँ पे जब लोग देखेंगे ना ये ड्रामा, वो जाके उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब हजारों, ये इस ड्रामे से पहले यहाँ पे उसका मकबरा है, वहां लोग नहीं होते थे, अब लाखों की तादाद में वहां लोग विजिट करने जाते हैं। और आखिरी बात है डियर, फ्री एंड वाइज जुडिशरी होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान की फ्री एंड वाइज है? एक दिन खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट एक दिन एक फैसला आता है, दूसरे दिन दूसरा फैसला आता है। डियर, इन तमाम चीजों की मैं रैंकिंग करूं, मैं इनकी न्यूमेरिक्स में डिवाइड करूं, तो शायद एजुकेटेड मासेस जो हैं मिनिमम 0 दूं, मैक्सिमम 10 दूं, तो मैं इसको 2 नंबर दूंगा। मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को भी 2 मार्क्स दूंगा। मैं पार्टी इलेक्शन को 0 मार्क्स दूंगा। मैं इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन कमीशन को 0 मार्क्स दूंगा। मैं फ्रीक्वेंट इलेक्शन अगेन इसको शायद 2-3 दे दूं। रियल अपोजिशन 2-3। ये टोटल आउट ऑफ 80, माय डियर सन, ये मेरा टोटल तो लेस देन 20 बनता है। ये ऐसे ही है कि मैं एक मर्सिडीज का गाड़ी खरीदूं, उसको मैं डेजर्ट के अंदर ले जाऊं, डेजर्ट के अंदर वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वो उस कंडीशन जिसके लिए बनी गई है, वो कंडीशन उसको उसके लिए सुटेबल ही नहीं है। तो मैं क्या वो मर्सिडीज गाड़ी जो है उसकी कंपनी को सू कर दूं? मैं उसी गाड़ी को मोटरवे पे ले आऊंगा तो दैट वुड बी द वंडरफुल वॉक, वो बेहतरीन काम करेगी। अगर ये कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती तो इससे बहुत जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी को छोड़ के किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे चले जाएं। फिर भी ये जब मिनिमम एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आप कल्चर कहते हैं, ये मिनिमम पार्लियामेंट्री तो तब इसके अंदर परफॉर्म करती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के लिए ये तब परफॉर्म करेगी जब
स्कोर हाफ लेकिन उन्होंने उन्हीं का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं इंप्लीमेंट किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस प्रेसिडेंशियल होगा। पहली बात ये कि बर्तानिया का कल्चर जो है ना, वो मोनो कल्चर है, पूरे के पूरे मुल्क का एक ही कल्चर है। दूसरी, आपको पता है वहां के 95 या 99% लोग ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मानी डिक्टेटरशिप में ज्यादा तरक्की की है, क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है ना, दिस इज मोर क्लोज टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अब इन दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके दे देता हूं, फर्क क्या है दोनों के अंदर। और आई एम वेरी होपफुल, शायद इंग्लिश ऐसे में तो ऐसे ये नहीं आएगा, लेकिन आप बार बार सुने ना 18th अमेंडमेंट की बात की जा रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात की जा रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और करंट अफेयर बेस पे जरूर क्वेश्चंस आएंगे। मैंने अगेन रीडिंग बाय सो मेनी बुक्स, सो मेनी आर्टिकल्स, तो हमने चंद एक इसके एनालिसिस किए हैं, जो ऊपर ब्लैक के साथ मैंने टेबल में लिखा है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, नीचे प्रेसिडेंशियल ब्लू के साथ, सॉरी ग्रीन के साथ लिखा गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या है? जैसे पार्लियामेंट्री पीएम हु इज, सर नजर नहीं आ रहा जो स्लाइड दिखा रहे हैं, हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आम लोग नहीं चुनेंगे एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंटेरियन चुनेंगे, लेकिन प्रेसिडेंशियल में नहीं, वो कहता है वोटर इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है। वो क्या इशू है आपको पता है? सिर्फ पंजाब के लोग, कि पंजाब की 50% सीट्स तो पंजाब की हैं, अगर सिर्फ पंजाब के लोग, जैसे सिर्फ पंजाब के लोग ही इसको सपोर्ट कर दें, तो वो जो पार्टी होगी वो प्राइम मिनिस्टर पे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे वोटर्स जो है, आम वोटर, वो इलेक्ट करता है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है ना, ये यूनिलिंगुअल एंड मोनोकल्चर के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करती है, जैसे कि बर्तानिया है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है ना, जैसे ये तब बायलिंगुअल मीन कि जहां एक से ज्यादा जबानें हों, और जो मल्टी कल्चर है वहां पे भी बेहतरीन परफॉर्म करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर कैबिनेट जो है ना, वो दिस इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कैबिनेट जो होगी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे होगी, और उसका नतीजा क्या होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वजीर बनेगा ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं बनेगा, वो शायद जो मौजूदा हमारे वजीर साहब हैं इन जैसे होंगे। इससे पहले हमारी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजीर साहबा रही हैं, जैसे उनसे पूछा गया था कि ये एंड्रॉइड फोन और आईफोन, इनमें क्या फर्क होती है? वो कहती है कि जी दोनों एक जैसे ही होते हैं। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो वजीर जिसको एंड्रॉइड सिस्टम का ही नाम पता हो, या पिछले दिन सुन लेना वो हमारी एक जरताज साहबा ने जो चीजों को डिफाइन किया है, उसको क्या पता क्लाइमेट क्या है, जिसको ये नहीं पता ये इसको N95 क्यों कहते हैं। प्रेसिडेंशियल में ऐसे नहीं होता। प्रेसिडेंशियल के अंदर क्या होता है कि जो आप फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, आप यूएस की कैबिनेट को तो जरा देखें, जरा आज आपने एक काम करना है, आपने उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, उसकी जरा प्रोफाइल निकालनी है, आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर की प्रोफाइल निकालनी है, उसको भी छोड़ दें। आपने एग्रीकल्चर लेबर की मिनिस्टर की, जो वो बेसिकली मिनिस्टर नहीं कहते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको लीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्क क्या है? जैसा इसका नेक्स्ट जो फर्क है वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होता ही नहीं है।
क्योंकि देखो ना, वही शख्स जो है, सेम शख्स पार्टी को भी हेड कर रहा है, और जो सेम शख्स है वो पार्टी को भी वही बंदा हेड कर रहा है, और दूसरा जनाबे वाला वही बंदा जो है ना, वो दूसरा काम क्या कर रहा है कि पार्टी का हेड करने के साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो लाजिम बात है, वो जो कहेगा उसकी पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि आपकी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो है वो एक पेज पे चली जाएगी, और उनका झगड़ा शुरू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये पिछले 10 सालों की यही देखना, यही हो रहा है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। अब अमेरिका में आपने कभी देखा जुडिशियल एक्टिविज्म? आज तक मुझे बताएं कितने प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट हुई है? इंपीचमेंट हुई नहीं है। वो कहते हैं चेक एंड बैलेंस जो है ना, क्योंकि हर एक को पता है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। चेक एंड बैलेंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर नहीं होता। या तो वो तब होता है जब एवरीवन हाईली एजुकेटेड, या तो वो बरतानिया की तरह हो सकता है ना, कि वहां पे लोगों की शऊरी सत्ता इतनी ज्यादा होगी कि वो अगर वो देखेंगे तो उनका प्राइम मिनिस्टर गलत कह रहा है, वो सारे के सारे लोग उसको कह रहे होंगे कि आप गलत कह रहे हैं। अब इसकी मैं एक बेस्ट मिसाल देता हूं आपको। आपने देखा है कि ये जब बिल क्लिंटन था, इसकी इंपीचमेंट शुरू हुई थी, उसकी अपनी पार्टी के जो लोग थे, जो डेमोक्रेट्स थे, वो भी बिल क्लिंटन के खिलाफ वोट दे रहे थे। अगर इधर नवाज शरीफ हूं तो कितने लोग होंगे जो नवाज शरीफ की इंपीचमेंट में नून लीग के लोग उसके खिलाफ वोट देंगे? देख, नंबर 6 क्या है? वो कहता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज प्रेसिडेंशियल, उससे क्या होगा? उसमें बिरादरीज़म कि जी क्यों वोट देना है यार, मेरे मोहल्ले का है। तो प्रेसिडेंट तो आपके मोहल्ले का नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो पूरा मुल्क से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होगा। वो ये तो नहीं है, वो उसमें कंस्टिट्यूएंसीज नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट बात देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के, मैं एक और इसकी मिसाल देता हूँ, इटली की मिसाल देने। आपको पता है इटली जो है उसमें हर चौथे महीने बाद उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा था। इस वजह से वो उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। जिस रीजन ये है कि इसके अंदर इंपीचमेंट बड़ी आसान होती है, सिंपल मेजॉरिटी। इमरान खान साहब जो है वो क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर सिंपल नहीं, 2/3। क्या आपको 66% आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में एक भी प्रेसिडेंट इंपीच नहीं हुआ है। लेजिस्लेचर मीन क्या? कांग्रेस या नेशनल पार्लियामेंट जो होती है, क्योंकि उनके और भी बहुत से काम होते हैं, उन्हें डेवलपमेंट की स्कीम्स भी मिलती हैं, उन्हीं कोटा में हिस्सा भी मिलता है, उन्हें वजीर भी वो बनते हैं, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपनी लॉबिंग करने में। वो कानून से उनको नहीं बनाते। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो एक दिन वो करते ही नहीं है, एज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट स्कीम्स। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ना उन्हें वजीर बनना होता है, ना उन्हें कोई डेवलपमेंट स्कीम्स के पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकल बॉडीज को मिलते हैं। ओनली फ्यू डेवलप, ये देखें दुनिया के 10 कंट्रीज जो टॉप की कंट्रीज है, मैंने उनका डेटा निकाला है। दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज जो है, सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, एक यूके और दूसरा कनाडा। और इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक है कि इन दोनों का सिंगल कल्चर है, मोनोलिंगुअल एंड मोनोकल्चर। और मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज कौन से? यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम के तमाम वो ममालिक हैं यहां पे प्रेसिडेंशियल नहीं है, यहां पे सॉरी पार्लियामेंट्री नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। और इससे भी सबसे अहम कास्ट सिस्टम। क्यों वोट एमएनए साहब को दे रहे हैं? मेरी बिरादरी का। फ्यूडलिज्म, क्यों वोट दे रहे हैं? मेरा वडेरा है। अब वडेरा तो प्रेसिडेंट का नहीं लड़ रहा ना। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्यों? क्योंकि इनका बाप बहुत अच्छा था, नाम चेंज कर दो। नवाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, तो क्या इस मुल्क में और कोई लीडरशिप ही नहीं है? भुट्टो साहब, बेनजीर साहबा, ठीक है वो तो बहुत टैलेंटेड औरत थी, वो तो उनका वालिद भुट्टो नाम भी होता तो शायद। आसिफ अली जरदारी, उनका क्या टैलेंट था? बिलावल भुट्टो जरदारी, शायद वो भी उतना टैलेंटेड नहीं होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रजा रब्बानी जो है, एतजाज अहसन जो है, अमीन फहीम जो थे, उनका कैलिबर जो है वो
बिलावल भुट्टो जरदारी से कम है? तो क्या उन्हें लीड करना चाहिए पार्टी की, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को करना चाहिए? अगर इमरान खान की पार्टी देखें तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके इमरान खान से विजन भी ज्यादा होगा, टैलेंट भी ज्यादा होगा। वो कहता है जहाँ पे थ्रेट टू द नो कॉन्फिडेंस, आप आजकल जो मौजूदा माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लोगों ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा आपने माफिया के अगेंस्ट गए तो हम नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आएंगे, तो उनके तो पर कट्टे हुए होते हैं। और खास हार्स ट्रेडिंग, और इससे भी ज्यादा इलेक्टेबल्स कौन है? ये वो लोग हैं जो हमेशा इलेक्शन जीत के आते हैं। इलेक्टेबल की फिर देखे ना, मतलब 2-3 नाम देख लें, मखदूम, खुसरो बख्तियार, वो हर जीती हुई पार्टी के साथ होता है। ऐसे और भी बहुत से नाम है। शेख रशीद साहब को देख लो, और भी बहुत से नाम है इनके। ये वो कहते हैं जी इनको इस वजह से पार्टी में ये इलेक्टेबल है, ये इनका अपना वोट बैंक है। मशरक में, यूरोप के अंदर अपना किसी का वोट बैंक नहीं होता, वहां लोगों को जानते भी नहीं होते, वहां तो पार्टी का वोट होता है। यहां पे कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं होता, फ्यूडलिज्म नहीं होती। कोई देखे ना, कितने ओबामा ने अपनी बेगम को इलेक्शन, जब बेटे को क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा दिया? वहां सिर्फ 1-2 ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके बच्चे इलेक्शन लड़े और जीते हैं, शायद वो अपने टैलेंट की वजह से दिखे। एक ये वो बुश थे सीनियर जूनियर, और एक और थे कि उनका वालिद भी प्रेसिडेंट था और 2 उनके बेटे भी प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा तो वहां ऐसा नहीं हुआ। नो कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है, हार्ड स्टेटिंग नहीं होती। तो इस वजह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बहुत ज्यादा होती है। अब कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। नो डाउट इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर रही है, पाकिस्तान में नहीं कर रही है। अब उसकी 2-3 वजूहत है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में एजुकेशन का लेवल पाकिस्तान से काफी बेहतर है। वहां नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। वहां पार्टी इलेक्शन होते हैं, वहां इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, वहां फ्रीक्वेंट बार इलेक्शन हुई है और तीनों स्टेजेस के होते हैं। वहां पे अपोजिशन रियल है। शायद सिविल सोसाइटी तो हमारी जितनी है, रेस्पॉन्स मीडिया भी शायद हमारे जैसा ही है, लेकिन उनकी जो जुडिशरी है दे आर एक्सीलेंट। तो नो डाउट 2-3 चीजों में हमारा और इंडिया एक जैसे है, लेकिन बहुत सी चीजों में इंडिया इज मच बेटर। तो उनका अगर मैं ये स्कोर करूं ना 80 में से, तो शायद इंडिया जो है वो 40 स्कोर करेगा। तो एट द एंड मेरा ख्याल है इसका कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान इस सिस्टम के साथ कभी भी मेरी नजर में, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, तो मैं आज भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान तब भी तरक्की कर सकता है। 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहले छोटे यूनिट्स बना दो ताकि ये ना रहे कि फलां आबादी बहुत ज्यादा है। और यूनिट्स जो है वो जुबान की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ पंजाब को बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ सिंध का पार्ट भी बना लें। देखें ना, फॉर एग्जाम्पल सिंध का पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो घोटकी है। घोटकी से कराची तक जाने के लिए मेरे ख्याल 9 से 10 घंटे लगते हैं। अगर साउथ में भावलपुर को आप डिस्ट्रिक्ट बना दें, सॉरी सूबा बना दें, तो घोटकी की एडमिनिस्ट्रेशन घोटकी के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे, ना कि जुबान की बुनियाद पे, अगर आप इनको जुबान की बुनियाद पे बनाएंगे तो इससे और बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होंगे। आप आते हैं ये एक दफा मैं इसको खत्म कर लेता हूँ ना, तो फिर मैं आपके तमाम लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगा। अब ये पिछले साल भी आया है, इस दफा भी आया हुआ है, 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया, 2020 में कहा है। मैंने कहा क्या लफ्ज आएगा? कभी इश्यूज आएगा, कभी चैलेंज आएगा, कभी हर्डल्स आएगा। हमारी हर्डल्स क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर्सनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स है। इसका क्या मतलब है? माय डियर फ्रेंड, पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हम लोगों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। मतलब देखा ना, तहरीक इंसाफ, इसमें तहरीक इंसाफ को वोटर तो नहीं है, इसमें तो इमरान खान का फैन क्लब है। अगर आप इमरान खान को इस पार्टी से 0 कर दें तो पार्टी वुड बी 0। चलें इसकी बेस्ट मिसाल लेते हैं MQM, अल्ताफ हुसैन। जैसे अल्ताफ हुसैन को आपने निकाला तो MQM को क्या हशर हुआ? आज अगर अल्ताफ हुसैन वापस आ जाए ना तो शायद वो फिर क्लीन स्वीप करेंगे। अब भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो को अगर निकाल दें
the party would be again zero. जमीयत उलमाए इस्लाम मुफ्ती महमूद, ANP बादशाह खान वली खान, उनको आप निकाल दें, अगेन पार्टी वुड बी जीरो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ऐसे नहीं है, वहां पर्सनैलिटीज की पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पार्टी की पॉलिटिक्स है। यूरोप के अंदर आज भी अमेरिका में चल ले जाएं, वो ये नहीं कहेंगे कि हम ट्रंप को वोट दे रहे हैं। आपको पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम डेमोक्रेट्स हैं, दूसरे कहेंगे हम रिपब्लिकन्स हैं। Yes, absence of the meaningful election reform, आज तक हमारे यहाँ आज तक वही सिस्टम चल रहा है जो कि 1947 दुनिया के अंदर ना 3 स्टेजेस हैं इलेक्शन की। पहले स्टेज ये है कि भाई जिसको पोस्टल बैलेट कहते हैं, तमाम लोगों को उसके घर में पोस्टल बैलेट जाएगी, वो डेसेंट वोट कास्ट करेंगे, अपना थंब इम्प्रेशन देंगे, वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगा, वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये उसी शख्स का थंब है क्योंकि उनके पास डेटा मौजूद है, तो उसके बाद वो वोट कास्ट हो जाएगा। दूसरा है बायोमेट्रिक्स। इलेक्शन वाले दिन आप पूरे अमेरिका के अंदर चले जाएं, वो इलेक्शन वाले दिन छुट्टी का दिन नहीं हो। आपको चाहे कराची के अंदर वोट है, आपको कराची नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ थंब इम्प्रेशन देंगे, अब डाटा हमारा नादरा जो है उसका डेटा इंटरलिंक्ड है, चाहे आपका कराची के अंदर वोट है वो आपके सामने आएगा, आप उसको थंब इम्प्रेशन देंगे तो आपको वोट कास्ट हो जाएगा। देखें ना, आपके एटीएम्स जो हैं, आपका जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट किसी भी जगह मौजूद है तो आप किसी भी बैंक से उसको निकाल सकते हैं। और डिफरेंट जिनका बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन नहीं होगी, वो जाएगा और मैनुअल वोट जाके कास्ट करके आएगा। हमारे यहाँ आज भी मैनुअल है, और डिफरेंट कोई भी सफेद पोस्ट या पढ़ा लिखा लोग इलेक्शन जाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां इतना ज्यादा सिस्टम इतना रिजिड है और वहां इतना ज्यादा आपको ख्वारी करनी पड़ती है कि आप इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आप वोट कास्ट ही ना करें। मास इलिटरेसी, हमारे यहाँ शऊरी सतह बहुत नीचे है। हमारे यहाँ लिटरेसी या इलिटरेसी का जो कंसेप्ट है, हम कहते हैं वो शख्स जो अपने साइन कर सके, और जमहूरियत के लिए साइन करना काफी नहीं है। यहाँ पे मेरा ख्याल है अवेयरनेस, या मैं इसको कहूंगा पॉलिटिकल अवेयरनेस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे इंटरवेंशन बाय मिलिट्री, कि कभी जब कोई परफॉर्म करने भी लगा है तो शायद उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री ने इंटरवीन किया है। उसके बाद दिस करप्शन बाय द पॉलिटिशियंस, कि जब भी कोई लोगों को ट्रस्ट पैदा होता है तो हमारे पॉलिटिशियंस ने इतनी ज्यादा करप्शन कर दी है। देखें ना, अब नवाज शरीफ का जो केस था, बड़ा सिंपल सा केस था। उनसे पूछा गया कि कैसे आपने पैसे ट्रांसफर कराए हैं, तो उन्हें उनके पास इसका जवाब नहीं था। जरदारी साहब को ये ओमनी ग्रुप देख रहे हैं, अब उन्होंने इतनी ज्यादा करप्शन किया है कि लोगों का पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखो ना, एक छोटी सी बात है कि आपकी फैमिली का बिजनेस जो है वो 1000 टाइम ग्रो कर रहा है, और आम लोगों का बिजनेस जो है वो 1% भी ग्रो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रोथ कहां पे 1%, कहां पे 1000%। और आप मीडिया पे आके कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत डाली है, तो लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत क्यों नहीं डाली है? जैसे ये इतनी ज्यादा करप्शन हुई है कि लोग जो है ना, जब फिर कोई डिक्टेटर आता है ना, तो लोग इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं कि यार डिक्टेटर आ जाए, इनसे जान छूट जाए। जैसा डेडलॉक एंड एथनिक एंड रीजनल इशू हमारे यहाँ आज भी इतना, देखो कालाबाग की बेस्ट एग्जांपल आप ले रहे। हमारे यहाँ जब भी कोई कालाबाग इस वजह से नहीं बन सके, पानी की स्टोरेज इस वजह से ज्यादा नहीं की जा सकी है क्योंकि हमारे यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी आपस में उस पे रिफ्ट है। और इससे भी बड़ी, आपको पता है हर 20 साल बाद आपकी सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 20 साल आपके बाद आबादी काउंट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आबादी का काउंट ही नहीं है तो आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेट चीज ही यही है कि हमारे पास काउंट ही नहीं है। आप कितनी गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, कितनी इंपोर्ट करेंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है। ये अभी जो हमारी सेंसस हुई है ना, ये 30 साल बाद हुई है, 1998 में हुई थी। क्यों हुई है? इस वजह से हुई है, 10 साल बाद गलबन होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस पे इश्यूज थे। कैसे कि सिंध की जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स थी वो चेंज हो गई थी, कराची की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी। इसी तरीके से पंजाब की डायनेमिक्स चेंज हो गई थी कि पंजाब की टोटल पॉपुलेशन 50% से 48 पे आ गई थी। जब 48 पे आई थी तो इसका मतलब है जहां से नेशनल असेंबलीज जो है उसकी सीटें कुछ कम होंगी, और केपीके जो था उसकी आबादी बढ़ गई थी। तो इन रीजनल इश्यूज की वजह से हमने 20 साल आबादी काउंट ही नहीं की है।
तो ये हमारे इश्यूज हैं। और इसके साथ एक और भी मैं ऐड करूंगा, और मैं वो कहूंगा इनएफिशिएंसी बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इनएफिशिएंट है। देखें ना, अब हम लोग खुश थे, एक थर्ड पार्टी आई है, चेंज आई है, नया पाकिस्तान बने हैं। कौन सा नया पाकिस्तान बन गया है? मैं खुद इस नया पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्टर था। चले यार, हम कहते हैं जी बहुत से मसाइल हैं, चले एक इदारा तो आप ऐसा बता दें जिसको आपने ठीक कर लिया हो, ओनली वन इदारा, सिर्फ चले माफ है, सब कुछ माफ है, आप ये बताएं कि यार हमने ये रोल मॉडल एक इदारा बना दिया। एक भी शायद आपको ऐसा इदारा नहीं मिलेगा। चले उसको भी छोड़ दें, आप पेशावर के अंदर आपने एक रैपिड बस सर्विस बनाई थी, क्या आप इतने इनएफिशिएंट हैं कि 10 साल हो गए हैं वो नहीं बन सकी है? आप प्रोस्पेक्ट्स के हैं, होप्स जिसको कहते हैं, उम्मीद जिसको कहते हैं, जैसे एक सबसे बेहतर उम्मीद ये है कि पहली दफा पिछली हमारी दो गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है, और उससे हम कह सकते हैं कि अगली हुकूमत जो होगी, ये मौजूदा चल रही है, ये भी टेन्योर पूरा करेगी। कैसे? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की है। ये मैं अमेंडमेंट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें किसी भी असेंबली को तहलील करने के दो तरीके हैं। उसका पहला तरीका यह है, उसको कहते हैं 58A। 58, यार वो कासिम साहब की थोड़ी आवाज ऐसा करो उस लेक्चर की। 58A, जैसे 58A ये है कि जब भी टेन्योर पूरा होगा 5 साल, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, और जो प्रेसिडेंट होगा वो असेंबलीज को तहलील कर देगा। 58B, बी क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझे कि उस पास मेजॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस खत्म कर बैठा है, वो किसी भी स्टेज पे चाहे 1 महीना भी उसकी गवर्नमेंट को हो, वो अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दे तो प्रेसिडेंट पे ये लाजिम होगा कि वो असेंबली तहलील कर दे। 7वीं अमेंडमेंट के अंदर, 7th अमेंडमेंट के अंदर, सॉरी 7, हाँ 7th, हाँ 7th अमेंडमेंट के अंदर जियाउल हक ने एक अमेंडमेंट की। उसने कहा एक और तीसरा नुक्ता भी ऐड किया। पहले तो 52A था, 52B था, तो अब ने उसने भी ऐड कर दिए। आर्टिकल 6के रोल ऑफ डेमोक्रेसी
ये बताएं आप। सर अभी से रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर आप बता दें आपने कल क्या पढ़ाया था। कल मैंने टाइम मैनेजमेंट पढ़ाया था, और हाउ टू क्रैक द टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है, इन चीज़ों पे हमने कल गुफ्तगू की थी। सर बाकी एकेडमी वाले जिस तरह से करते हैं वो बाद में लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, आप लोग भी करते हैं? बेटे नहीं, हम तो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हम तो लाइव लेक्चर डिलीवर करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है। और सर रिकॉर्डिंग तो नहीं करते, मतलब कि जब आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो? हाँ, जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इस लेक्चर पे आपको दोबारा पढ़ा देंगे। जी सर वो ठीक है। सर ये आपने एक दो मरतबा मेरे पेपर पे लिखा था फोकस ऑन लैंग्वेज, तो सर उस चीज को एक्सप्लेन कर दें। मतलब उसका मतलब ये है कि आपकी ना ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं, तो आप उन मिस्टेक्स पे थोड़ा सा काम करो। ठीक है। अदीब आप बताएं। सर डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन था, और जो कल्चर हम हमारा आजकल हमारे कंट्री में है उस पे था कि ये कल्चर हमने इनहेरिट किया था या ये कल्चर क्रिएट किया गया था हमारे कंट्री ओ, में, बेटा क्योंकि इंडिया ने पहली भी तो बात सेम यह है कल्चर। कि एक 1990 से यही कल्चर चलता आ रहा है, ठीक है। तो बीच में चीजें कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन दोबारा वी आर मूविंग टुवर्ड द सेम थिंग। जो पुरानी चीजें थी दोबारा हम उन्हीं की तरफ चल रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेहा का क्वेश्चन है, नेहा बताएं। जी सर, मेरा आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, कल से। सर जैसे कि आपने कल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बताए थे जिसमें डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी था, तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इस टॉपिक की जब कोई जिस टॉपिक में एंड आ जाए तो उसकी जो हम नॉन एसेंशियल हेडिंग बनाएंगे, तो हम सर किस टॉपिक पर वो जो फोकस मैं करेंगे? बताता हूँ, जो एंड से पहले टॉपिक होगा ना, उस पे हाँ बनाओगे। सर। सर दूसरा सवाल, सर जैसे कि आपने कहा था कि पहले पर ज्यादा फोकस होगा, ठीक है, और जो सेकंड है इलिटरेसी पर, नहीं, मैंने उस ये नहीं पर हम, कहा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये सर आपने कहा था कि जो इलिटरेसी है उस पर हम 80% लिखेंगे और जो उस डेमोक्रेसी है उस पर अच्छा, 10। लेकिन मैंने आगे बात कही थी कि बड़े जो सेकंड पोर्शन पे लिखेंगे उस पे अलहदा नहीं लिखेंगे, उस पे जितनी भी बातें लिखेंगे ना पहले के कंटेक्स्ट में लिखेंगे। हाँ तो सर जो नॉन असेंशियल हेडिंग बनेगी वो इलिटरेसी के नहीं बनेगी। नहीं नहीं, जो एंड से पहले पोर्शन आता है, क्योंकि जितनी भी बातें आपने करनी है ना, एंड के बाद वाले पे भी करनी है तो वो पहले के कंटेक्स्ट में करनी है। सो जितनी भी बातें करनी है वो पहली चीज के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। अच्छा सर, और सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो आपने वो वार वाला टॉपिक बताया था कि उसकी जब आप इम्प्लीकेशंस लिखेंगे कि उसके सिर्फ ह्यूमन राइट्स के डोमेन में ही लिखेंगे, तो सर हम दूसरी इम्प्लीकेशंस नहीं लिख सकते जैसे कि नहीं देखो, इकोनॉमी? क्योंकि देखो ना, उसने बेटे टॉपिक को नैरो कर दिया ना, उसने कहा वार एंड टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन राइट अब्यूज। तो अच्छा आप सिर्फ बेटे उसके ह्यूमन राइट अब्यूज लिखोगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो सर वो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट में? बेटे स्टोरी यूजुअली जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है। अच्छा तो सर आपने कहा था ना इंट्रोडक्शन में हम प्रेजेंट में लिखते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, मैंने कहा बेटे मेजर पोर्शन प्रेजेंट में होगा, लेकिन साथ उसके बाकी कोई भी टेंस यूज हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है कि नहीं हो। ठीक है सर, थैंक यू। है ना, आप बताओ। सर हॉर्स राइडिंग का आपने बताया, उसको बता दें काइंडली, उसकी समझ नहीं आई। बड़े हार्स राइडिंग नहीं, मैंने कहा हार्स ट्रेडिंग कहा है। हार्स ट्रेडिंग ये होती है कि एक बंदा बेटे पीटीआई से इलेक्शन जीतता है, फर्ज करें, वो पीटीआई को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट दे देता है किसी लालच की वजह से, तो उसका जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है ना, मीन कि अपनी पार्टी से उधर जाना, इस कंसेप्ट को हम हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। हम ये तो बताएं। आप तो कह रहे थे कि बड़ा वक्त जाया हो रहा है, तो फिर इंटरनेट से नहीं वक्त जाया होता आपका? क्लियर किया रख कर रहे हैं ना। बेटे मैंने
जब लेक्चर शुरू किया है तो मैंने सबसे पहले टॉपिक से शुरू किया है कि पिछले सालों में डेमोक्रेसी पे ये टॉपिक आए हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि वी हैव टू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। हमने एक का नाम पार्लियामेंट्री फॉर्म रखा है डेमोक्रेसी में और दूसरे का प्रेसिडेंशियल रखा है। देन मैंने 3 पैरामीटर्स पे बात की है कि कौन किससे बेहतर हो सकता है, क्यों हो सकता है, फिर इसकी प्री रिक्वायरमेंट। ये स्लाइड समझे मैंने आपको भेजी हुई है, वहां से आपको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर है भाई? अच्छा, इसके बाद जुहेब अली का क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पूछना था कि वो आपने यूएस की जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट आपने बताई, वो बस मुझे ये कंफर्म कर दें, ये मैंने इलेक्टेड ये बताया था कि बड़े जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जहां पे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है, उसके जो कैबिनेट के लोग होते हैं वो एमपी नहीं होते, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। जो अपनी फील्ड का बंदा एक्सपर्ट होता है ना, तो वो उनका वजीर बनता है। ओके सर, थैंक यू। रेहान आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने फरमाया कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में होगा तो वो बेटर होगा। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अगर सर फॉलो किया जाएगा तो वो तो फिर हमेशा पंजाब से ही जो है वो पंजाब ओरिजिन का ही कैंडिडेट सदर क्यों बनाया लाजिम जाएगा। है? क्यों बड़े? अब जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है उसमें बड़े लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग ये नहीं होती ये पंजाब से है। फिर मुझे सपोज कर लेते हैं इमरान खान जो है वो कहाँ का है, पंजाब का सर। तो उसको क्या केपीके वाले वोट नहीं देंगे? देंगे सर। कराची वाले नहीं देंगे? कराची से अगर सिर्फ कराची हो, इधर से इमरान खान जाके इलेक्शन लड़े, एक बंदा कोई और हो, तो कौन जीतेगा? यस सर, उसी की पॉपुलैरिटी है सर। बेटे, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है ना, तो उसमें लोग ब्रॉडर सोचते हैं। उसमें कोई बिरादरी तो नहीं होती ना। हल्के में तो बिरादरी होती है, जी मेरा फलां कजन है फलां। तो उसमें लोग इसको नहीं देखते कि ये कौन है क्या है, वो देखते हैं कि ये क्या बेहतर है या दूसरा बंदा बेहतर है। जी राइट सर, थैंक यू सर। अब्दुल्ला आप बताएं। जी सर, मैं ना सर वैसे उस दिन चेक कर रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ना, तो वो लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो वहां पे सर टोटल 175 पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा बाकी कंट्रीज में दो तीन होती, यहाँ पे 175 पार्टीज हैं। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये ड्रॉबैक्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कोई ड्रॉबैक्स हैं? और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह आपने ये प्रिटेक्स्ट रखे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप के टाइम पे, तो सर अक्सर इकोनॉमिस्ट जिस तरह अकबर जैदी सैयद अकबर जैदी की बुक में लिखा है कि ये डिक्टेटर्स के टाइम पे जो है वो फॉल्स बूम होता है, क्या सस्टेनेबल होता है? नहीं होता। फॉल्स बूम होता है सर, मतलब जो ग्रोथ होती है ना वो फॉल्स बूम होती है नहीं, सर। ये तो किसी हद तक देखो बेटे, ये तो बिल्कुल सही बात है कि वो फॉल्स बूम पता क्यों होता है। वो इस वजह से होता है कि परमानेंट बड़े तरक्की तब होती है जब आपके लोग जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट करें, जैसे इंडिया ने किया है, जैसे कि चाइना ने किया है हमारे यहाँ। और ह्यूमन डेवलपमेंट 1 2 3 साल में नहीं आती, वो अचानक इस वजह से थोड़ा सा बूम आता है कि बाहर से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी करप्शन कम हो जाती है, तो ये तो बात ठीक है। लेकिन अब जब वो बूम आता है तो उसको आपने मिच्योर करना है। उस बूम के आपने एडवांटेज लेने हैं, उन एडवांटेज को आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, रूल ऑफ लॉ करना है, तब जाके चीजें बेहतर होंगी। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही रहा है कि वो जो प्रोग्रेस हो रही होती है वो आर्टिफिशियल प्रोग्रेस होती है। मसलन नवाज शरीफ के दौर में बड़ी हुई थी 13 से 18, लेकिन बड़े वो मटीरियल पे थी, मीन की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई। मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, स्किल्स आती हैं लोगों में, उससे बिजनेस प्रमोट होता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और सर कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके भी कोई ड्रॉबैक्स बड़े मतलब बिल्कुल हैं? बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, आप इनको स्टडी करें, देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। अच्छा चलिए ठीक हो गया सर, थैंक यू। नाजिश आप बताओ। जी सर, जो आपने
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बताया, थोड़ा उसको रिपीट कीजिएगा सर। बट डिसेंट्रलाइजेशन ये होती है कि आपकी पावर एक बंदे के पास नहीं होती, वो पावर निचली सतह तक मुंतकिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल ये है कि बेटा आपने किसी जगह रोड बनाना है ना, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होती है कि वही पावर्स जो है वो जो यूनियन काउंसिल का नाज़िम है उसको दी जाती हैं, फिर उसको ज्यादा पता होता है कि किस जगह रोड बनाना है किस जगह नहीं। मीन के पावर का ऊपर से नीचे ट्रांसफर करना जो होता है ना, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। जी सर ठीक है। राशिद आप बताओ। सर इस तरह का टॉपिक आ जाए जिस तरह सर मैं मिसाल देता हूँ कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में सूटेबल है या नहीं। तो इसमें हमारा सर स्टांस ये है कि सूटेबल नहीं है। तो क्या सर हम इसके जो कॉन्स हैं या डीमेरिट्स हैं या पाकिस्तान से रिलेटेड वही चीजें बताएंगे, या जो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, तो आप हम अपने आर्गुमेंट में सेम ही वो भी बातें बेटे, लिख इसके देंगे? ड्रास बताओगे, इसके ड्रास बताओगे और प्रेसिडेंशियल के मेरिट्स बताओगे। इन दोनों को जब बताओगे तो वो आपका स्टांस बन जाएगा। सर लेकिन टॉपिक में तो ये नहीं है कि कोई अल्टरनेटिव कौन सा होना चाहिए। बेटे मैं तो मतलब उसमें अल्टरनेटिव तो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप कहोगे कि जी ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वो जो ऐसा ऐसा होता है वो प्रेसिडेंशियल के ही एडवांटेज होते हैं ना। जी ठीक होगा। मतलब डायरेक्टली ये नहीं कहना कि प्रेसिडेंशियल जी फॉर्म होना चाहिए, जी अगर टॉपिक में नहीं पूछा हुआ तो। जी। मैं आप बताऊँ। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर अगर हम एक्सप्रेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो सर फॉर एग्जांपल हम कोई बुक रीड करते हैं कोई पैराग्राफ, तो सर हम जो पैराग्राफ हमने रीड किया है उसको एग्जैक्ट देखकर हम लिखें या नहीं सर नहीं नहीं, अपनी देख ओन के तो नहीं राइटिंग में लिखना बेटे, लिखें? देख के नहीं लिखना, देख के नहीं लिखना। उसी को 2 दफा 3 दफा पढ़ना है, फिर अपने अल्फाज में लिखना है। अच्छा सर, स्ट्रक्चर जो मतलब कि उसको फॉलो करें जी, जो उसकी बुक बेटे में लिखा हुआ वोकेबलरी है। यूज करनी है, उसका स्ट्रक्चर यूज करना है, उसका कंटेंट यूज करना है। ठीक है सर। उमर आप बताएं। सर पिछले एक दो टेस्ट से आपने मेरे टेस्ट पे आखिर में लिखते हैं फोकस ऑन लैंग्वेज, वो आपने लिखा था बुक्स वगैरह रीड करें। सर बुक को कैसे रीड करना है, उसमें से गेन क्या चीज आप ऐसी मुझे गेन करने की वॉइस कोशिश करना, करनी है मैं कि। वॉइस पे इसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, और काइंडली ये ना ये जो आपकी वीडियो है ये भी भेज दीजिएगा ग्रुप में। बेटे वीडियो तो नहीं ये जो है आज इसकी, वीडियो मैंने दिखाई है स्लाइड्स आपने भेजी हुई हैं, ये मिल स्लाइड्स जाएगी भेजी सर? हुई हैं, स्लाइड्स भेजी हुई हैं, वीडियो नहीं मिलेगी। ये सर स्लाइड में है अवेलेबल? बिल्कुल है, मैंने बेटे ठीक है। आउटलाइन की पूरी एक डिटेल आउटलाइन भेजी है, उसमें हर चीज लिखी हुई है। जी जी ठीक है सर, ठीक। स्लाइड्स के अलावा मैंने भेजी थी। अदनान आप ठीक है बताओ। सॉरी सर, मुझे लगा शायद अलग। सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में प्रॉब्ली मेरे ख्याल में पाक अफेयर में कोई एक इस तरह का क्वेश्चन आया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है या प्रेसिडेंशियल, और वो फिर आगे सवाल पूछते हैं कि ड्राफ्ट योर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रैक्टिकल हो। तो उस क्वेश्चंस में अगर कोई एक इस तरह का करना हो, किसी एक के साथ रहना पड़ेगा या कोई हम अपने तौर पे कोई एक बात बता सकते अपने हैं? तौर पे नहीं बेटे, दोनों को कंपेयर करके फिर आप बताओगे कि ये इस वजह से ये बेहतर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं ड्राफ्ट योर ओन बेटे ओन का फॉर्म। मतलब यही है कि इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। अच्छा ठीक है सर, ओके। जैब आप बताएं। सर कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि स्टेट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना। फॉर एग्जांपल इस वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है तो आपको ये सपोर्ट कौन कर सा रहा है। टीचर कहता है बेटे? टिप्स में सर मैं पढ़ता था तो टीचर्स मेरा मुझे नहीं टिप्स। ख्याल कि बेटे ये कोई बंदा कह सकता है। मैंने आपको पहले भी आपको बताया है, बड़े 3 चीजों के खिलाफ नहीं जाना। ये एक सवाल आया अभी आपसे पहले, एक दोस्त ने क्या पूछा है, ये जी सवाल यही। आया पाकिस्तान अफेयर में, ये आया कि जी कौन सा बेहतर है। बड़े इस्लाम के खिलाफ नहीं जाना, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जाना, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ नहीं जाना। ये नहीं कहना कि ये मुल्क में तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हमारी आप बताओ। सर ये एक्सप्रेशन को कैसे बेहतर किया जाता है? आप जितनी ज्यादा बड़े लिखें, अच्छी रीडिंग करोगी और लिखोगी तो उससे एक्सप्रेशन बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये हमारी अगर आउटलाइन 3 पेजेस से ज्यादा हो जाए?
कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा यूजुअली होती नहीं है। सर वो मैंने लिखी थी ना, तो वो सर कोई इशू नहीं है, हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। सर आप थोड़ा सा बता सकते हैं, प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं हुए तो फिर मेरे टेस्ट मतलब सही नहीं होंगे, मुझे समझ नहीं आई। मैं क्या बताऊं बेटे? सर आपने कल क्या पढ़ाया था, मतलब कल तो मैं लूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आप एक्सप्लेन कर बेटे मैं बता नहीं चुका हूं कि मैंने कल क्या पढ़ाया है। दें। सर वो तो सर बता देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैंने आपको बताया कि बेटे मैंने टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई है, कि आप 3 घंटे को मैनेज कैसे करोगे। जी सर। इसके बाद मैंने ये पढ़ाया है कि आपने अपने टॉपिक को क्रैक कैसे करना है। मैंने 7 किस्म के टॉपिक की बताए डिटेल के साथ, कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। सर ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ऐसे में आपने किस किस चीज का ख्याल रखना है। फिर मैंने कहा कि गलतियों को सही कैसे करना है। ये चीजें कल मैंने पढ़ाई। सर ठीक है। सर मेरे तो लेक्चर नहीं हुए। बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने आपको यही कहा है, जब मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ले लेना। सर वो कितनी देर होगी, मतलब कि अब मैं कितने ये तो टाइम? कुछ नहीं कह सकता। सर ठीक है। एक सर आप 1 महीने बाद होगा। ठीक है। सर फिर मैंने सीएसएस का एग्जाम नहीं देना? जी सर फिर मैंने सीएसएस का एग्जाम नहीं देना? बेटा आपने देना है, मैंने तो कल पढ़ाया है ना, यही तो आपको कह रहा हूँ। अगर आप ये चाह रही हैं कि मैं पूरे का पूरा लेक्चर वो 4 घंटे कैसे रिवाइज कर सकता हूँ, आप खुद बताएं। सर ठीक है। सर उसकी स्लाइड्स तो स्लाइड्स स्लाइड बेटे मैंने दी हूँ। स्लाइड्स, आप स्लाइड्स में जाओ, उसके एंड पे टाइम मैनेजमेंट की है, वो पढ़ो। उसमें कोई इशू होता है तो आप वॉइस में जाओ, सवाल करना, मैं आपको जवाब दूंगा। सर ठीक है। सर ये जो आपने टेस्ट में बताया, ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ऑन कैंपस एजुकेशन, सर ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है ना? जी इसमें आर्गुमेंटेटिव है। सर इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। सर मेरा लेक्चर नहीं हुआ था तो मैंने तो इसको ठीक बेटे नहीं आप बताया। वही कंपैरिजन करके बताओगे कि कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। जी सर ठीक। सर वो तो इसके लिखेंगे ना, तो उसके बाद अपोनेंट का आर्गुमेंट भी देंगे और फिर उसको रिजेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल देंगे, आप अपोनेंट की बात भी करोगे, उसको रिजेक्ट भी करोगे। जी सर, थैंक यू सो मच। है ना, आप बताओ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर मैंने पूछना था कि जैसे हम ऐसे राइट जब कर रहे हैं, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कंपैरिजन कर रहे हैं अदर कंट्रीज की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो हम इनके नेम मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई हर्ज ही नहीं है। बिल्कुल कर अच्छा सकते सर, हो। अगर हम मतलब ठीक है, वैसे भी अगर कर सकते सपोज हो, कोई हमें हर्ज मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, बाकी ऐसे के इन चीजों जो मैंने आपको मना की है, इनका जिक्र नहीं कर सकते, इन पे तनकीद नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। और सर इनका जैसे कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर वगैरह या इस तरह से कुछ राइट करना है, वो लिख तो कर सकते हो सकते हैं बेटा, ना कोई एज अ? हर्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। डिक्टेटरशिप इज गुड और बैड, तो फिर हम उसको ऊपर गुड पे स्टांस दे सकते हैं अपना, नहीं नहीं, क्योंकि क्यों पाकिस्तान देंगे में तो बेटे, डिक्टेटरशिप के देखो अंदर डेवलपमेंट हुई है। यार बात तो सुन ले। बेटे डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सी बुराइयां भी अपने साथ लाए हैं, और वो बुराइयां जो हैं वो उन अच्छाइयों से ज्यादा तादाद में है। ओके सर। अब्दुल्ला बताओ। जी सर, लेक्चर से रिलेवेंट नहीं, लेकिन आपको ओपिनियन चाहिए सर। सर जैसे जी इलेक्शन जी अभी आ रहा है, तो हमें सर वोट कास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो सर अगर कोई मतलब जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो हमें वायबल ऑप्शन लग ही नहीं रहे हैं, तो फिर लाजमी है सर? ये तो बड़े पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, ठीक हो गया सर। हाँ, आप एक सर और भी वैसे काम हम कर सकते हैं। डिसइल्यूजनड आ, हैं। आप सर जाके एक काम भी कर डिसइल्यूजनड है सकते कि हैं। आप जाके ये भी कर सकते हैं, सारों को क्रॉस कर सकते हैं, तो पता चलेगा आपको कोई भी पसंद नहीं है। बिल्कुल सर। सर जब रिजल्ट नाज़िर ही शाह। पता है पहले से, तो फिर क्या सर वोट पे? जी नाज़िर शाह बताएं।
जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो ऐसे लिखे हुए हैं क्या वही पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर अपनी तरफ से ना आपकी लिखे हो? माशाल्लाह इतनी अच्छी मेमोरी है कि सारे के सारे को रट्टा लगा लोगी। जी सर। सर बताए पॉसिबल ना। नहीं है ना बेटे। उससे देखो टॉपिक थोड़ा सा हट के आता है, मीन की बातें वही देखो बेटे, सारी बातें वहां से लेनी है लेकिन उनको अपने अल्फाज में आपने लिखना है। जी जी सर, ठीक आसिफ आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसिफ। सर मतलब मिनिमम कितने टॉपिक्स हमें तैयार करने चाहिए एससी के लिए ना, मतलब ऐसे तो 10 वैसे to बहुत। 12। मैंने आपको ऑलरेडी आसिफ ये जी जी थीम बताए थे। जी 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 10 बिल्कुल। से 12 थीम मैंने बताए थे, वही जी तैयार कर लो। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। मारिया बताओ। सर आप जी जी। सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन सर रहा हूँ बेटे। सर ये आपने तो 10 से 12, लेकिन सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इतने टॉपिक से। हाँ बेटे, आप तो देखो, मैंने तो उनके कंटेक्स्ट में कहा है ना। मैंने तो उस दिन आपको 20-25 टॉपिक्स बताए थे। अब सारे वो कर लो। सर मैं लिटरेरी ऐसे पे भी मेरा ख्याल है काम करना चाहिए। बेटे तमाम इस पे काम करना चाहिए। ये लिटरेरी पे भी हमने सबको डिस्कस किया है ना। सब पे काम करना चाहिए, सबकी प्रैक्टिस करनी जी चाहिए। सर ठीक है। सर ये हमारे ये, मॉक टेस्ट कब होंगे? बेटे अगले हफ्ते पहला मॉक टेस्ट होगा आपका। सर फिर मुझे अप्लाई करना चाहिए, आपने कहा था आप बताएंगे। मुझे चेक तो करने दें, अभी एक दो मॉक तो दें। अप्लाई करने में सर कोई हर्ज नहीं है। आप अप्लाई करने से अटेम्प्ट तो थोड़ी काउंट हो जाती है। जी सर ठीक है। सर हैं? सर आप सुन रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बताएं। सर हमें काफी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। आप सर बट मैं पूरी गाइडेंस आपको दे रहा हूँ। आपको जिस भी चीज की जरूरत होती है आप पूछा करें, मैं आपको बताया करूंगा। सर ठीक है। आप सर आप कॉल तो उठाते नहीं हैं, आप वैसे कह दें। बड़े, आपने कल जिस वक्त मुझे कॉल किए उस वक्त टाइम था 7:35, ऐसा ही है। जी सर। तो सात सर पैंतीस पे तो मैं क्लास लेने आ रहा था। जी सर ठीक है। सर आपके वैसे ठीक है। किस टाइम फ्री किस टाइम होते हैं? आप बेटे हम 5:30 बजे से पहले जब दिल करता है कॉल कर लिया करें और मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं आपको खुद टाइम बता दूंगा। जी सर ठीक है। तो कल की कॉल मैंने इससे पहले भी आप जब क्वेश्चन करते हैं मैं जवाब देता था या नहीं देता था? सर वो तो आप देते हैं। सर आप तो वैसे फिर बहुत अच्छा पढ़ाते आपने फिर क्यों कहा कि सर आप कॉल नहीं उठाते? तो आप जब मुझे सात हैं। बजकर 40 मिनट पे कॉल करेंगी तो मैं कैसे उठाऊंगा बताओ? सर सॉरी फिर। मैं ठीक है, जब मेरे क्लास का टाइम होगा, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त तो कॉल नहीं उठाऊंगा ना। जी सर ठीक है। ठीक है। ओके। जी सर। आप देखो, ये इधर कुछ बड़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैंने जो कुछ कल पढ़ाया ना, किसी फीमेल स्टूडेंट से पूछ ले, वो आपको उससे कांटेक्ट कर लो। वो आपको बेसिक्स बता देंगी। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू रह जाता है ना तो आप मुझे वॉइस करना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, यहाँ जी बड़े सर। अच्छे अच्छे और अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है। जी सर। जी सर ठीक है। ओके, ये आमना एक अच्छी स्टूडेंट है, इकरा अच्छी स्टूडेंट है, इनसे पूछ लेना। ठीक है, ये आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू। सर काफी नहीं हो गया लेक्चर? सर 2 घंटे तो हो गए। जी सर क्लास ऑफ हो गई? जी जी, आप सर काफी नहीं हो गए? सर ना, ठीक। आपकी ठीक है जनाब सर, बात थैंक यू। हमने सुन ली। ओके। जी सर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। जनाब अ, सर करंट अफेयर्स के कोई टॉपिक सर किसी लेक्चर पे गाइड कर दें। आज तो नहीं, किसी और लेक्चर में करंट अफेयर्स के पेपर के लिए। देख लेंगे बेटे, देख लेंगे। ठीक है। ओके। जी सर, जब ये आ आपके सकता पास है टाइम करंट हो। अफेयर में, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री पे बिल्कुल आ सकता है। इसमें भी आ जी सकता है कि सर। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल क्यों हुई है, इसमें भी आ सकता है। जी सर। इबरार साहब ठीक आप हो बताएं। गया। सर अर्ज ये है कि जो है ना, मेरे कुछ पर्सनल आपसे कुछ वो चाहिए थी, कुछ क्या कहते हैं, आपकी राय चाहिए थी। मैं आपको मैसेज कर दूं अगर आप अवेलेबल हो, आपको यार मैंने व्हाट्सएप पहले है? कभी मना किया है? बिल्कुल कर सकते थैंक यू सो मच। हो। ओके।